नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान अपने सहयोगी विवेक मोदक के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वतंत्र कुमार। इससे पहले भी हमने इनसे मुलाकात की और ये जानने की कोशिश की कि राजनीतिक परिशिष्ट को एक डॉक्टर के रूप में आप कैसे देखते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज हम लोग गिरिडीह की गोलबंदी, चूँकि बहुत बारीकी तरीके से पारखी नज़र रखते हैं राजनीतिक क्षेत्र में भी डॉक्टर साहब। सर, पहले तो स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गिरिडीह के अंतर्गत सर आप रह रहे हैं, तो क्या कुछ लग रहा है ये झाड़ प्रदेश हाय रे हमर सोना झारखंड में से हाय कब हटेगा और वाकई ये जो झारखंड है सर सोना दिखेगा? नहीं, हाय तो देखिए हटना चाहिए और चुनाव चूँकि लोकसभा का है तो इसलिए सेंट्रल को देख के चल रही कि सेंट्रल में जिसकी सरकार बनेगी उसके हिसाब से राज्यों का विकास होगा और समानांतर सरकार अगर दिल्ली के अलावा समानांतर सरकार अगर स्टेट में बनती है तो सामंजस्य अच्छा होगा और काम अच्छा होगा, विकास अच्छा होगा। और ये हाय का जो जिक्र आप कर रहे हैं यह हाय हटना चाहिए। हटेगा सर, हटेगा लगता है सर। आने वाले समय में 2-4 वर्ष के अंतर्गत कुछ ऐसा परिवर्तन दिखेगा जो एकदम यहाँ की भौगोलिक दशा को चेंज कर पाए? 100% हटेगा। भौगोलिक दशा को चेंज करने के लिए क्या चाहिए? जितनी खनिज संपदा है उसका संरक्षण हो, उसका सदुपयोग हो, उसका सही सप्लाई हो और सही फ़ायदा झारखंड के लोगों को मिले। झारखंड में कल कारखाना लगे, उद्योग लगे और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। मेन मुद्दा तो बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी हटेगा तो गरीबी अपने आप हटेगा। बेरोज़गारी हटेगा, कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा, बहुत सारी समस्याएं कम हो जाएंगी उससे। अच्छा सर, एक डॉक्टर के रूप में जब आप झारखंड को देखते हैं और गिरिडीह को देखते हैं तो क्या कुछ लगता है सर मेडिकल सुविधा आज कहाँ पर है? क्योंकि ये बात भी आम जनता जानना चाहती है, कहाँ स्वास्थ्य विभाग है आज? नहीं, सुविधाओं को बढ़ाने की ज़रूरत तो है। जितने रोज़मर्रा के या दिनचर्या में हम लोग मरीजों को या उनकी स्थिति को या उनकी आर्थिक स्थिति को और बाकी सब स्थिति को देख के आकलन कर सकते हैं, उसके हिसाब से स्वास्थ्य सुविधा में बहुत सारा चीज़ बढ़ाने का, बहुत सारा चीज़ को इजाफा करने का ज़रूरत है अभी लोगों के लिए। कहाँ आज झारखंड रह गया सर? किसका उपेक्षित दंश झेल रहा झारखंड? क्या केवल हम राजनीतिक लोगों को तो जिम्मेवार नहीं मान सकते हैं? कुछ ना कुछ यहाँ रहने वाले लोगों की भी मंशा में उस तरह का सोच परिवर्तन नहीं हो पाया जिस तरह होना चाहिए था। देखिए, कहाँ रह गया उसका ग्रेडिंग तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से कि जहाँ झारखंड को आज रहना चाहिए था वहाँ झारखंड नहीं पहुँचा है। नहीं पहुंचा। अच्छा सर, इसको अगर हम डायरेक्ट एक डॉक्टर के रूप में अगर आपको जानना चाहें सर, चूँकि बहुत शिक्षा जगत से आप लोग जुड़कर एक बेहतर प्रॉपर टेक्निकल स्टेटस को डिफाइन करते हैं एवरीडे, कौन जिम्मेवार सर? देखिए, जितनी भी सरकारें बनी आज तक, कुछ सरकार संपूर्ण बहुमत की बनी, कुछ सरकार गठबंधन की बनी, कुछ सरकार अच्छे से चल भी नहीं पाई। बीच में कोविड का भी बहुत सारा डिस्टर्बेंसेस सरकार के कार्यकाल में हुआ। तो मिला जुला के जितना सुविधा झारखंड के लोगों को किसी भी सरकार से मिलना चाहिए था, संपूर्ण रूप से नहीं मिल पाया। चाहे उसका रीजन गठबंधन हो, चाहे संपूर्ण रूप से काम नहीं हो पाया हो किसी भी टेक्निकल रीजन से या गठबंधन के रीजन से। तो काम तो चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ है, लेकिन और ज़रूरत है चिकित्सा को सबल बनाने के लिए। झारखंड के और गिरिडीह के लोगों को स्पेशली जितना ज़रूरत है उतना अभी तक नहीं हो पाया है। इस पर पॉजिटिव प्रयास होना चाहिए और ज़रूरत है इस चीज़ का। अपना 14 यहाँ लोकसभा का सीट है सर। 14 लोकसभा की सीटों की जब हम लोग बात करते हैं तो हर व्यक्ति यह जानना चाहता है हमारा जितना भी लोकसभा का सांसद वहाँ पहुँचे किस तरीके का पहुँचे सर? क्या कुछ गुणवत्ता, यहाँ पर ही गुणवत्ता शब्द का हम प्रयोग करना चाहेंगे कि क्या एक एलिजिबिलिटी फॉर्मेट ऐसा क्रिएट करें कि वाकई में हमारा सांसद कुछ चमक धमक की दुनिया के रहे या नहीं रहे लेकिन विकास की दुनिया में जरूर हो? देखिए, एलिजिबिलिटी की आप बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा तो कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया गया है कि कौन कितना एलिजिबल होगा और वो उसके बाद संसद में या विधानसभा में आएगा। लेकिन जब लाखों जनता चुन के भेजती है, लाखों सुधी जनता चुन के भेजती है तो निश्चित रूप से अपने प्रबुद्धता का इस्तेमाल करके भेजती है। लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है और हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन मेरा पर्सनल एक सोच है कि देखिए, एक छोटी सी नौकरी को भी कोई ज्वाइन अगर करता है, कोई क्लर्क हो, कोई ऑफिसर हो, कोई आईएएस हो, आईपीएस हो, छोटे से लेकर बड़ा कोई भी अधिकारी, तो उसको ज्वाइनिंग के पहले एक छोटा सा ट्रेनिंग जरूर कराया जाता है। वो चाहे 2 महीने का हो, चाहे 4 महीने का, चाहे 6 महीने का, कि आप उस काबिलियत को पा गए हैं, आप जो जनता के द्वारा चुन के पाए गए हों या परीक्षा दे के पाए गए हों किसी अधिकारी के रूप में, या आप किसी भी क्षेत्र से चुन के आए हों, लेकिन जिस पोस्ट के लिए आपको चुना गया है या जिस पोस्ट के लिए आप काम करने जा रहे हैं, तो वैसा एक स्पेशल प्रशिक्षण जरूर आपको दिया जाता है जिसमें कि आपको पता हो कि आपको किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करना है और किस क्षेत्र में काम करना है, उसकी भौगोलिक जानकारी आपको कितनी है, उस क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, या वर्क कल्चर आपका क्या होना चाहिए
जिससे आप परिचित रहें और उस पर और अच्छे से काम कर पाएँ। जिस 5 साल का कार्यकाल के अंतर्गत अगर इनका 4-5 महीने का एक एक्स्ट्रा फॉर्मेट बनाकर एक प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, तो हमको लगता है या आपको जैसा लग रहा कि कुछ आउटपुट ज़्यादा बेहतर आएगा? नहीं, मेरा पर्सनल ये सोच है, अगर आप बहुत सारे लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से आप पूछेंगे और अगर हम आपसे ही पूछें बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन कि छोटे से छोटे स्टाफ के लिए, छोटे से छोटे पोस्ट के लिए अगर ट्रेनिंग होती है तो वो फ़ायदेमंद तो है। उसको उस अधिकारी को या उस प्रतिनिधि को उस वर्क कल्चर का पता चलता है कि हम क्या काम करने हैं और हमको किस तरीके से काम करना है। तो मेरे ख्याल से मेरा ऐसा सोच है कि वो काम और सबल तरीके से हो पाएगा और अच्छे तरीके से हो पाएगा। कोई भी अधिकारी, कोई भी जनप्रतिनिधि उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएँगे और जनता को उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। मतलब ये हम माने कि सर हर कंडीशन में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान देकर एक कैंडिडेट का चुनाव हो। देखिए ये तो ऐसा डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बहुत सारे आप देखेंगे कि आज़ादी के समय से लेकर अभी तक बहुत सारे नेता, बहुत सारे जनप्रतिनिधि ऐसे हुए जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने काम ऐसा कर दिखाया जो बहुत पढ़े लिखे लोग भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी के समय में कोई एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए सरकार की तरफ से, जैसे उम्र का सीमा बनाया गया कि आप 18 साल में वोट दीजिए, इतने साल में चुनाव लड़िए और इतने साल में आप एमएलए का या एमपी का चुनाव लड़िए। कोई ना कोई क्राइटेरिया, जब बहुत सारा क्राइटेरिया बना है तो एक कोई ना कोई क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये सरकार को देखते हुए ये करना चाहिए। लेकिन ये प्रशिक्षण वाला जो ये मेरा पर्सनल मत है कि ज़रूर करना चाहिए। इससे गुणवत्ता में बढ़ोतरी आएगी, जनप्रतिनिधियों की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी आएगी और जनता को भी इसका लाभ समुचित रूप से मिल पाएगा। अच्छा, क्या कुछ होता है कि सर बहुत कम समय में लोग एक चीज़, एक फॉर्मेट बना रखे हैं अपने दिमाग में, एक स्क्रिप्ट बना रखे हैं, नेता बहुत जल्दी करोड़पति बन जाता है, लेकिन बोलने की हिम्मत और हिमाकत करना सबके बस की बात नहीं होती है। तो ये कम समय में करोड़पति का एक स्लोगन जो चला हुआ है, क्या कुछ अब इस पर आपका सर विचार है? देखिए, जनप्रतिनिधि कोई भी किसी पोस्ट पर अगर पहुंचते हैं तो उनको सरकारी वेतन है, सरकारी भत्ता है, बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जिससे कि वो अपना ग्रोथ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब उनके फैमिली में कोई बिजनेस कर रहा हो या किसी और भी बिजनेस का कोई साधन हो, तो अगर उससे अपना बढ़ा रहे हैं तो उससे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, ये सब इनकम टैक्स और बाकी सब चीज़ के दायरे में ज़रूर होना चाहिए और सब इनकम टैक्स और बाकी सब चीज़ की नज़र भी है। और बाकी रह गई बात कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, तो गलत सही देखने के लिए सरकार बैठी है। उसके सर चुनाव जब आता है तो धन बल का प्रयोग लोग, आम जनता, चौक चौराहे, चाय दुकान पर या लिट्टी दुकान पर या जहाँ जमावड़ा होता है वहाँ लोग कहते हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है तो फिर वही ढाक का 3 पात सामने नजर आता है। देखिए, धन बल का कहीं प्राथमिकता हमको नहीं नज़र आता है। जन बल से आज तक जितने भी प्रतिनिधि, जो अच्छे प्रतिनिधि जीते हैं वो जन बल से जीते हैं और सही में जो जन बल से जीतता है वही प्रतिनिधि सही रूप से टिक पाता है और वही प्रतिनिधि सही रूप से काम कर पाता है और वही प्रतिनिधि जनता की समस्याओं को समझता है और उसका समाधान कर सकता है। क्या कुछ रहा सर सीपी चौधरी का 5 साल का कार्यकाल? आप यहाँ के वोटर हैं, वोटर के नाते आप अन्य जगहों पर भी जाते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में भी बहुत जगह पर हॉस्पिटल्स वगैरह हम देखते हैं, तो उनका क्या योगदान रहा जो आप देखें समक्ष रूप से? देखिए, सीपी चौधरी पर्सनली रियल में एक अच्छे इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनता, जैसे हम लोग भी चर्चा करते हैं, सुनते हैं चर्चा के बारे में कि कौन है भाई सीपी चौधरी, हम लोग नहीं जानते। हम देखिए, ऐसा तो नहीं कि आप नहीं जानते। हाँ, अब लाखों करोड़ों लोगों से मिलना पर्सनली पॉसिबल भी नहीं है एक जनप्रतिनिधि को, इतने बड़े जनप्रतिनिधि को। हाँ, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिससे कि उनको सुधार लाना चाहिए मेरे ख्याल में। बहुत सारे जनता से, बहुत सारे संस्थाओं से, बहुत सारे क्षेत्र से वो रूबरू नहीं हुए, उनकी समस्याओं को या लोग नहीं रख पाए। हो सकता है कि दूसरे क्षेत्र से चौधरी साहब और बहुत क्लोज नहीं थे, तो लोग वैसा माध्यम नहीं खोज पाए या लोग समस्या को रख नहीं पाए। तो कुल मिला जुला के ये रीज़न तो है कि बहुत सारे लोग नाराज़ थे कि भाई हम लोग जानते नहीं है, क्षेत्र में कभी दिखे नहीं। लेकिन पर्सनली वो आदमी बहुत अच्छे हैं और जितना हमको जानकारी में है कि जो भी जो समस्या लेके गया है या जाता है उसको सुनते हैं और निराकरण करने का प्रयास करते हैं। अचानक इस बार सर 2 सालों के अंतर्गत झारखंड की राजनीति में एक युवा है, जयराम महतो। नाम आपने भी सुना होगा, हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में भी चर्चा की। जयराम महतो एक इस तरह का आगाज बने कि हर राजनेता को यह सोचने पर विवश कर दिए कि इस बार की राजनीति किस तरीके से की जाए, क्योंकि युवाओं का एक बहुत बड़ा जमावड़ा उनके तरफ है। क्या यह भीड़ सर वोट में तब्दील होगा, क्या आपको लगता है, या अभी लंबा समय वेट करने का जरूरत है? देखिए, ये तो नाम ही ऐसा है कि हम नाम सुनते ही भावुक हो जाते हैं, क्योंकि मेरे पिता का नाम भी जयराम प्रसाद था। तो ये मैंने मैटर से हट के बात है। लेकिन जयराम जी का जहाँ तक हम सुन रहे हैं और जहाँ तक देख पा रहे हैं कि लोगों में एक इच्छा तो है कि भाई किसी युवा को आगे लाया जाए। युवा है, जोशीला है
और कुछ कर्तव्य निष्ठा कुछ करने की इच्छा है उनके मन में भी, जैसा उनका कुछ हम स्टेटमेंट भाषण सुने हैं स्थानीयता की नीति को भी लेके। जैसे उनका कहना है कि स्थानीय लोग बहुत अपेक्षित रहे, स्थानीय लोगों को उतना बेनिफिट नहीं मिल पाया किसी भी सरकार को बनने से, तो उनका मुद्दा अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन बाकी सारे मुद्दों को भी उनको लेके चलना चाहिए। सिंगल एक मुद्दे पर स्टैंड करना बड़ी मुश्किल नहीं, एक मुद्दे पर रह के आप किसी, जैसे परिवार अगर है, परिवार में 5 तरह के लोग हैं, 5 तरह के पढ़ाई पढ़ रहे हैं, या 5 तरह का खाना खा रहे हैं, तो आपको तो अगर परिवार का मुखिया आप बनिएगा तो आपको तो सबको लेके चलना पड़ेगा कि कौन कैसा कपड़ा पहनेगा, कौन कैसा खाना खाएगा, कौन कहाँ पढ़ेगा, किसके लिए क्या अच्छा होगा, तो आपको तो सबको लेके चलना पड़ेगा। आप खाली एगो भाई को लेके चलिए कि नहीं बहुत बढ़िया है, तो बाकी सबको तो छोड़ नहीं सकते हैं आप। मतलब यहाँ पर जयराम जी का लैकुना या लू फॉल्ट आप समझ पा रहे हैं कि केवल एक मुद्दे को लेकर वो आगे। देखिए, जयराम जी अच्छे मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बाकी सारे मुद्दों को भी उनको ध्यान में रखना चाहिए, उसको भी प्रकाश में लाना चाहिए। वही जैसा हम उदाहरण दे रहे हैं कि आप एक वर्ग को, 2 वर्ग को लेकर तो केवल नहीं, आप सबको लेकर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक प्लेटफॉर्म पर पहुँचेंगे, मान लीजिए आप जीत जाते हैं जयराम जी, मान लीजिए आप अगर एक प्लेटफॉर्म पर पहुँचेंगे तो क्या केवल एक ही मुद्दा को लेकर आप चलते रहेंगे? एक ही मुद्दा पर आपका सरकार चलेगा, एक ही मुद्दा पर आपका प्रतिनिधित्व चलेगा? नहीं, आपको सारे समस्याओं को, सारे मुद्दों को लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप उसका निराकरण कर पाएंगे। और जहाँ तक वोट में तब्दील होने की बात है, देखिए जनबल, नो डाउट जनबल का अच्छा खासा दिख रहा है स्थानीयता के मुद्दे पर। उनके साथ कई लोग गाड़ियों में बैनर पोस्टर लगा के चल रहे हैं, कई लोगों ने अपना व्हाट्सएप और फेसबुक पे लगा के रखा है और रेगुलर लगाते रहते हैं उनका फ़ोटो और बाकी सब कुछ ही बहुत सारे लोग पसंद करें। तो युवा है, जोशीला है, कुछ कर गुजरने की क्षमता उसमें भी है, उस क्षमता का भी उपयोग होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी सारे मुद्दों को उनको लेकर चलना चाहिए ताकि एक सही प्लेटफॉर्म पर हम पहुँचें और सही प्लेटफॉर्म पहुँचने के बाद भी सभी समस्याओं का निराकरण कर सकें और सभी की बात को लेकर चल सकें। महागठबंधन, और अब आते हैं थोड़ा सा सर अंतिम पैनल पर, मोदी जी की बात करें। एक तरफ एनडीए की सरकार है, एक तरफ महागठबंधन की सरकार। आप केंद्र में किसकी सरकार चाहते हैं और क्यों चाहते हैं सर? नहीं, केंद्र में तो देखिए, केंद्र में हम लोग तो मोदी जी की सरकार को चाहते हैं। रीज़न ये है कि आप विश्व स्तर पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे उदाहरण, उतना उदाहरण को दे पाना संभव नहीं है। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि मेजर अभिनंदन 24 घंटे में वापस आ गया हो, या कई जगह जो लोग को फांसी का सज़ा हो गया था, कौन से देश में हमको एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, वहाँ से वापस बुलाया गया फांसी का सज़ा माफ़ करवा के। कई देशों में भारतीय फंसे, वहाँ उनको बुलाया गया। अभी आप सुने होंगे रूस यूक्रेन युद्ध के समय भारतीय किसी भी विद्यार्थी को इतनी क्षति नहीं हुई, और कई देश के स्टूडेंट्स, भारतीय झंडे का या भारत देश का ये प्रभाव था कि कई देश के स्टूडेंट्स बचने के लिए, भले वो भारत के नागरिक नहीं रहे हो, भारत का झंडा लेके अपने गंतव्य की ओर चल रहे थे, अपने बसों की ओर, अपने ये गंतव्य की ओर जहाँ से उनको जाना था, कि उनको पता था कि नहीं ये भारतीय झंडे का प्रभाव है और भारतीयता का प्रभाव, कि उनको कुछ नहीं होगा और सही समय पर सही जगह। लेकिन सर एक बात रहेगा कि आम आदमी 2-3 मुद्दों को बहुत ज़्यादा सामने देख रही है। महंगाई को देखकर, बेरोजगारी का बात देखकर, 2 करोड़ की नौकरियों को देखकर, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का मुद्दा विपक्ष की तरफ से सर गरमाया है और आम जनता के बीच में वो रख रहे हैं। क्या कुछ ये मुद्दा आपको भी नज़र नहीं आता क्या? देखिए, हम डॉक्टरी रूप से आपको मोटा मोटी समझा देते हैं, राजनीति का उतना ज्ञान हमको है नहीं। मान लीजिए कि आपके मांसपेशी में चोट आ जाता है जो 5 दिन में ठीक होने वाला है, उसको आप 5 दिन में ठीक कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपका हड्डी 2-3 टुकड़ा में टूट जाता है जिसका ऑपरेशन करना होगा, तो आप तो 2 दिन में खड़ा नहीं हो पाएंगे। मोदी जी के समर्थन में लग रहा है सर। हम प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहे हैं कि जिस चीज़ को 50 साल 60 साल एक ढर्रे पर चला, उसको अचानक बदलाव 2-4-5 साल 10 साल में संभव नहीं है, वो बदलेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। आज वैसा देश जो मोदी जी को वीज़ा देने से इनकार कर दिया था, आपको जानकारी होगी इस बात की, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद आखिर क्या हुआ वैसा कि अमेरिका को विवश होना पड़ा और न्योता देना पड़ा कि नहीं आप हमारे देश आइए? क्यों? और बार-बार आइए। बार-बार कुछ ना कुछ तो प्रभाव था। आज विश्व स्तर पे आप देख लीजिए, भारत के स्पीकर्स को आप देखिएगा कभी टीवी न्यूज़ में, भारत का जो भी स्पीकर जाता है उसको लोग गौर से सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं और उसकी वाहवाही होती है, उस पर कार्रवाई भी होती है। तो विश्व स्तर पे जो पहचान बना है वो तो नेचुरल है कि मोदी जी के टाइम पे जो बना वो आज तक नहीं बना था, और आज इसका नतीजा है कि पाकिस्तान हो, चाइना हो या जो भी हो, आज सोचता है खांसने से पहले भी कि हम किसके तरफ खांस रहे हैं। राजनीतिक समीकरण के मुद्दों को सर बड़ा बारीकी से समझते हैं। वो कहते हैं कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई और भाता नहीं। डॉक्टर साहब तो डॉक्टरी में जरूर है, लेकिन जब इनके भी दिल को टटोलने की कोशिश की तो केंद्र में इनका कहना है माननीय मोदी की ही सरकार चाहते हैं। ऐसे में गिरिडीह की सरकार के माध्यम से ही अगर वहाँ 400 पार का नारा पहुँचेगा तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। एक अंतिम प्रश्न रहेगा सर,
सांसद लोगों को क्या सलाह देंगे? इससे पहले वाले वीडियो में तो हम आपसे पूछे थे कि आम आदमी को क्या सलाह देंगे, इस बार सांसद जी लोगों को सलाह दें। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कुछ सुनना चाहते हैं कि प्रबुद्ध व्यक्ति क्या कहना चाहेंगे। कि सांसद जी को, जो जैसे हमारे पिछले सांसद हैं, जो वर्तमान सांसद हैं अभी तक, जो वो फिर भी चुनाव लड़ रहे चंद्र प्रकाश चौधरी जी, अब वो उम्र में हमसे बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, पोस्ट में भी बड़े हैं, तो हमको सलाह तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन अनुरोध हम लोग करेंगे कि आप जनता से रूबरू होइए, सभी लोगों से, जितने लोगों से संभव हो, कम से कम क्षेत्र में एक प्रतिनिधि बना के अलग अलग, और सभी लोगों से रूबरू होइए और फैमिलियर रहिए, ताकि लोगों को ये शिकायत नहीं रहे। और जितने भी लोग शिकायत कर रहे हैं, ये सबको पर्सनल अपेक्षा ही नहीं है, ऐसा नहीं कि आप मेरा कोई काम कर दीजिए, कर दीजिए, लेकिन लोगों के बीच में कम से कम रहिए, फंक्शन में या किसी भी ओकेजन में, या आप चौपाल लगा दीजिए ना भाई। सबसे आसान हर शहर में हफ्ता में एक दिन, आप साल भर में हमको लगता है कि 50 सप्ताह तो होता ही है, 50 सप्ताह अपने संसदीय क्षेत्र में 50 को चौपाल लगा दीजिए, शरबत पानी का व्यवस्था कीजिए, शरबत पानी चाय पानी पिलाइए सबको, और सबसे मिलिए, सबका समस्या वहीं पर सुनिए, या फिर कोई हेल्पलाइन नंबर जारी कर दीजिए, इस समस्या को रजिस्टर कर। हाँ, आप हेल्पलाइन नंबर जारी कर दीजिए। आप जितने समस्याओं को सुन सकते, दे सकते हैं, अपने विश्वसनीय प्रतिनिधि को रखिए जो सारी समस्याओं को समझे, आप तक पहुँचाएँ, उसका निराकरण आप कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने बात रखा है, एक बेहतर सुझाव अनुरोध के रूप में रखे हैं कि श्रीमान, सबसे आसान तरीका है आप नुक्कड़ का सभा या चौपाल लगा दें, या लोगों का कंप्लेन को रजिस्टर कराने का एक हेल्पलाइन नंबर रखें। कहीं ना कहीं एक वोट की राजनीति में आने वाले समय में जब आप दोबारा या तीसरी बार खड़ा होंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप पूछते पूछते हमको बोलना सिखा दिए 1-2 साल में, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा हम बोलना जानते नहीं थे। धन्यवाद सर। जय हिंद।